एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मेरे साथ एज यूजुअल इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि बहुत खूबसूरत सा आज का दिन भी शुरू हो चुका है। आप सबको जुम्मा मुबारक। बहुत सारे लोग तो जुम्मे को जरा कंपैरेटिवली लेट उठते हैं क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, वीकेंड की वाइब स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जुम्मा का नाम ही बताए ना, आपका अटायर देख के लोगों को अंदाजा हो जाता है शलवार कमीज जुम्मा। सो या वीकेंड भी शुरू हो चुका है और हमारा भी, मतलब ऑलमोस्ट जुम्मा इज एक्चुअली शलवार कमीज डे, या कुर्ता डे, खास तौर पे मेल्स के लिए। यूजुअली जो लोग नहीं पहनते या ऑफिस के कपड़ों में जाते हैं, सो अच्छा लगता है। और जुम्मे के दिन तैयार होना, चूंकि वैसे सुन्नत भी है, इस्लाम के मुताबिक भी है, लेकिन उसके साथ साथ वैसे ही जुम्मे के दिन की अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं। और फिर उसके ऊपर अगर मौसम अच्छा हो जाए, दिसंबर का महीना हो और छुट्टियां भी हो। आपको पता है कि आज बारिश की पेशगोई भी है, तो और भी लाहौर वाले वेदर को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वीकेंड भी है। पकौड़े समोसे खाएं, अपने फैमिली के साथ आउटिंग पे जाएं, लेकिन कोरोना में एहतियात करनी है। सुबह सुबह ही आपको मोटा करना चाह रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आज के पोल की, जो कि ऑब्वियसली आज भी पॉलिटिकल है और आज भी हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक अपील की और अपील कर ही दी फाइनली इमरान खान साहब ने कि जी ऑपोजिशन कम से कम कोरोना के दिनों में कुछ अरसे के लिए, कुछ महीने के लिए अपने जलसे मुलतवी कर दे। तो क्या ऑपोजिशन को ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमारा पोल यही है कि क्या वज़ीर आज़म की अपील के साथ ही कोरोना के पेश नजर आपको अपने जलसे मुलतवी कर देने चाहिए, हाँ या नहीं? में व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपने जवाब देना है। हम विदाउट एनी डिले शो को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत कुछ है जो हमें आपके साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। सर्दी में कोरोना ज्यादा फैलने का खतरा, वजीर आजम ने ऑपोजिशन से जलसे चंद माह मुलतवी करने की अपील कर दी। हुकूमत के घर जाने का वक्त आ गया, एनआरओ ना देने वाले आज हाथ जोड़कर पीडीएम से एनआरओ मांग रहे हैं मरियम नवाज। पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई यूरोपीय यूनियन की ईयू डिसइंफो लैब ने भारत की साजिश को बेनकाब कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, वायरस से निपटने के लिए सबसे मुअस्सर हथियार मास्क माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने लगा। जिंदगी में पुख्तगी और कमालो फन पर दीन इस्लाम में क्या अहकामात हैं, जानेंगे वसीशा और अलामा शहजाद मुजद्दिदी से। वबा के दिनों में गलत मालूमात ना फैलाएं और डॉक्टर्स पर भरोसा करना क्यों जरूरी है, बताएंगे सेगमेंट माइंड मैटर्स में। पाकिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मजीद क्या इकदाम करने की जरूरत, बताएंगी यूएस की जेंडर राइट्स स्पेशलिस्ट आमना फरासत। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आपने हेडलाइंस जानी, आज के शो में क्या अहम है हमने आपको बताया, लेकिन ये जो आपको बताया इसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है। ज्यादा हेडलाइंस हो नहीं सकती ना, तो इसलिए जरा हमने मोटी मोटी चीजें आपको बता दी। सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं और मौसम की बात कर लेते हैं। और मौसम में ऑब्वियसली सबसे पहले हम पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की बात कर लेते हैं, जहां पे अब थोड़ी ठंड बढ़ गई है। कल 23 था, आज 19 ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत लाहौर के अंदर मौजूद है। देन पेशावर के अंदर गonna be 18 डिग्री सेंटीग्रेड 18 और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। पेशावर से जाएंगे हम कोयटा, और कोयटा में हम मैक्सिमम दर्जा हरारत की बात करेंगे तो 9, जबकि मिनिमम -1 रहने वाला है। तो कोयटा में होगी कुछ सर्दी। कराची के मौसम की बात की जाए तो कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27, जबकि कम से कम 13 रहेगा। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इसका 307 है, जो कि मेन पॉल्यूटेंट में आता है। कल से थोड़ा बेहतर है, लेकिन ओब्वियसली पोल्यूशन है यहाँ पे और है, हमें मालूम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर बात होती है सियासत की, उमूमी तौर पे हमारी पहली बड़ी खबर में। सो देखते हैं आज की बड़ी खबर। जी, बड़ी खबर में बात करेंगे लाहौर जलसे की। तो तैयारियां अरूज पर हैं, जलसे में एक दिन बाकी है। मीनार पाकिस्तान का जलसा नून लीग की मेजबानी में होना है। इस हवाले से मरियम नवाज जलसे को कामयाब बनाने के लिए भरपूर अवामी राबता मुहिम चला रही हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो वजीर आजम समेत हुकूमत को शदीद तनकीद का भी निशाना बना रही है और 13 दिसंबर के बाद हुकूमत को घर भेजने के दावे भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी अपने कारकुनों को जलसे में शिरकत की दावत दी है और कहा है कि आज वो जाती उम्रा में, बल्कि वो मरियम नवाज से आज मुलाकात भी करने वाले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। और उधर से इतलात ये भी है कि हुकूमत ने जलसा रोकने के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली। हुकूमत का रवैया फिलहाल समझ नहीं आ रहा। कहते हैं कि जलसा होने दें, इनको रोकेंगे नहीं, इनको एक्सपोज करेंगे। दूसरी जानिब इनके साउंड सिस्टम वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं, लोगों को पकड़ धकड़ जारी है, उनके वर्कर काम नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इट इज इमरान खान साहब। मतलब दायरे के अंदर भी फील्डिंग लगाई हुई है और दायरे
जरूरत भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इस वक्त लाहौर की सूरत हाल हमने आपको बताई है। कहा रहे कि दाखिली और खारजी रास्ते जितनी भी है लाहौर पे, उस पर कंटेनर लगाए जाएंगे। सो लाहौरियो वंस अगेन आप तैयार हो जाएं, आपको फेस करना पड़ेगा। हमें इस वक्त हमारे सीनियर एंकर मंसूर अली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुसलसल इस पे शोज भी कर रहे हैं और नजर भी रखे हुए हैं और इंटरेक्शन भी होता रहता है इनका हमारे सियासी रहनुमाओं से, तो जरा बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। मंसूर, बीइंग इन लाहौर यकीनी तौर पे मसला तो बहुत बड़ा है और आप जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए भी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप हुकूमती रवैये के ऊपर कॉमेंट कीजिए। जलसा रोकेंगे भी नहीं और रोकेंगे भी, कैसे देख रहे हैं आप इस रवैये को? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, आई डोंट थिंक दैट्स सरप्राइजिंग। इसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून भी यही करती थी इनके साथ और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करती रहती थी। पकड़ना है, नहीं पकड़ना, करने देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी टाइम ऑपोजिशन जब भी बाहर निकलती है। तो मुस्लिम लीग नून को भी खैर इस बात का पता है, इंतजाम इन्होंने भी किए हुए हैं। आपने डीजे की बात की, तो डीजे जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक इन्होंने 2-3 रिजर्व डीजे भी तैयार किए हुए हैं। अच्छा। जलसे में जो है वो किस किस को तैयार करना है, तो स्ट्रैटेजी दोनों साइड से पूरी तरह तैयार है। हुकूमत पूरी तरह कोशिश करेगी इनके वर्कर्स को डिस्करेज किया जाए, ये पहुंच ना सके वेन्यू के ऊपर, रुकावटें खड़ी की जाए, लेकिन एक इस हद तक कि ये ना हो कि ऑपोजिशन के जो है वो सिंपैथी क्रिएट हो जाए लोगों के बीच में। लेकिन ऑब्वियसली लाहौर है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पे लाहौरियों के अंदर तो कम से कम नून के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब देखना ये है कि 13 तारीख तो वो जलसागाह को भर सकते हैं यहाँ। ठीक हो गया। अच्छा मंसूर, पहले हम अगर इस जलसे के हवाले से बात करें, ओवरऑल ऑपोजिशन तहरीक की बात करें, तो वजीर आजम साहब ने पहले ये दावा किया कि इसके पीछे बैरूनी हाथ है, फिर उन्होंने नेशनल डायलॉग का बोला, उसके बाद फिर उन्होंने जी कहा कि अब जलसों को मुलतवी किया जाए, उस हवाले से उन्होंने अपील भी की। क्या लगता है कोई प्रेशर है इस तहरीक का जो वजीर आजम साहब के रवैये में या उनकी स्टेटमेंट में थोड़ी नमी हमें देखने में आ रही है? देखिए, एज फार एज ये जो बात है कि जी बैरूनी हाथ है, आई थिंक दैट इज अ बिट आउट ऑफ द बॉक्स। इसके कोई किसी किस्म के सबूत तो मौजूद नहीं है। जहां तक अपील की बात है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी इसको मुलतवी कर दे कोरोना की वजह से। आई थिंक ऑब्वियसली इसमें तो फैक्ट है कि कोरोना फैला हुआ है और जहां पे भी लोग इकट्ठे होंगे, चाहे वो हुकूमती जलसा हो या ऑपोजिशन का जलसा हो, उससे फर्क पड़ता है, कोरोना मजीद फैलेगा। तो ही इज राइट अबाउट दैट। लेकिन उसके बाद प्रेशर की जहां तक बात है, प्रेशर तो है, ये तो फैक्ट है। इस्लामाबाद के अंदर भी प्रेशर महसूस हो रहा है, लाहौर के अंदर सीएम हाउस के अंदर भी प्रेशर महसूस हो रहा है। सीसीपीओ लाहौर ने पिछले दिनों अपने ही एक पुलिस अफसर के साथ लड़ाई कर ली इस बात के ऊपर कि तेनू मैं कह रहे हैं कि तू जाके नून लीग का बंदा नहीं फड़ता, तो इस बात पे लड़ाई होगी आपस में। तो मतलब प्रेशर इतना आ गया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको महसूस हो रहा है और उनको पता है कि नून लीग का जो वर्कर है वो अगर निकल आया 13 तारीख को तो वी डू हैव सम प्रॉब्लम। और उसके बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, ये वो पंजाब है, ये वो लाहौर है जिसने शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है सब कुछ देखा है, डेवलपमेंट देखी है, सब कुछ देखा है। ठीक है, वो इल्जामात हैं, दैट्स सेपरेट, लेकिन जहां तक डेवलपमेंट और काम करने का ताल्लुक है, उसके बाद आपको मिलते हैं उस्मान बुज़दार साहब। तो लाहौरीज हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ शॉक फॉर द लास्ट 2 years। अब कोई उनको मौका मिलने लगा शायद उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का। लेकिन एक अगर चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी साहब वाली तहरीक थी उसको हटा के जिसमें ओबियसली वकला शामिल थे, उनकी फोर्स थी, कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्ग मार्चेस को लेकर है नहीं मुस्लिम लीग नून का। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब आए थे और शहबाज शरीफ साहब ने क़यादत करनी थी तो वो पहुंच ही नहीं सके थे, रस्ते में कहीं स्टक हो गए थे, तो एक तकसीम नजर आती थी। बहरहाल कल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि इस गाड़ी का तो इंजन ही सही नहीं चल रहा, इसका एक्सीडेंट होना लाजमी है या नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कि नून लीग एक बेहतर पावर शो कर पाएगी, कम से कम ऐसा पावर शो जो हुकूमत को तंग करे, परेशान करे? बिल्कुल आपने बात सही की। इनके माजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा कोई डंडे खाने का या जेल भरने का नहीं है और इस मर्तबा जो है वो अब जो कुछ ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, अब ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इस सारे मामले के अंदर एक डिफरेंट फैक्टर है अगर माजी के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें, एंड दैट इज मरियम नवाज। मरियम नवाज हैज बीन अ क्राउड पुलर, उसमें कोई देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जो रैलीज के अंदर पिछले एक हफ्ते से जो वो लाहौर में रैलीज निकाल रही हैं, उनको जो रिस्पांस मिल रहा है वो अब तक इस तरह का रिस्पांस नहीं देखा गया। मेरे अपने मुस्लिम लीग नून के अंदर के चंद लोगों की बात हुई, एक साहब तो खैर इतना आगे चले गए, उन्होंने कहा ऐसा रिस्पांस तो मैंने नवाज शरीफ के लिए नहीं देखा जो मैं मरियम नवाज के लिए देख रहा हूं। सो दैट इज अ सरप्राइजिंग फैक्टर। वी डोंट नो कल को क्या होगा। क्या ये मरियम नवाज को पहली दफा देखने का वो जो एक चार्म होता है लाहौरियों का, अच्छा जी हमने मरियम नवाज को देखना है, देख लिया,
दूसरी दफा भी देखना है या नहीं देखना, तीसरी दफा भी देखना है, सुनना है कि नहीं सुनना, ये अभी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन शी डज हैव हर मार्क, ये इसमें तो देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट। और ऑपोजिशन जो है, अगर आप उनको भी उठा के देखें, चाहे फवाद चौधरी हो या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो, उनका पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो हमेशा मरियम नवाज ही होती है। सो दैट मींस कि दैट इज वन पर्सन जो आपको प्रॉब्लम देता है, जो आपके लिए ट्रबल मेकर है। तो जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून को और क्या चाहिए कि हाँ जी, हमें तो कोई ऐसा शख्स चाहिए जो लोगों के अंदर जज्बा उठा सके, लोगों के अंदर जो है इस किस्म की मोटिवेशन ला सके। अच्छा मंसूर, ये भी हम इस्तीफों के हवाले से भी बात करें। पीडीएम ने इस्तीफों की बात की और आपको लगता है कि अगर पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं वो इस्तीफे देंगी, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा मुश्किल फैसला होगा, क्या लगता है कि हुकूमत को इन इस्तीफों के मामले से कोई उस पर इम्पैक्ट आएगा, या इनकी तहरीक में जो तेजी है या कुछ भी मामलात हैं, एक प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होगी पीडीएम? देखिए, इसमें दो स्टेजेस है। सबसे पहली बात ये, मेरे ख्याल में हुकूमत से ज्यादा मुश्किल स्टेज ऑपोजिशन के लिए है कि ये इस्तीफे इकट्ठे किस तरह करने हैं। हाँ। क्योंकि ये बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में जब इस्तीफे दिए थे, तो इस्तीफे उन्होंने भी जाके स्पीकर को नहीं जमा करवाए थे, उन्होंने भी इमरान खान साहब को दिए थे। तो इधर भी ऑपोजिशन ने यही किया है कि जाके स्पीकर को नहीं देने, सरबरा पार्टी के सरबरा को जाके जमा कराने, फिर वो देखेंगे उसको जमा कराना है आगे के नहीं कराना। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। 3-4-5 करोड़ रुपए तो मामूली सी बात है, ये लगता है। तो 3-4-5 करोड़ रुपए लगा के उसके बाद 2-2.5 साल के बाद आप कहें कि चले जनाब इस सीट से आप इस्तीफा दे दें, उसके दिल को झटका। लेकिन मंजूर, पीटीआई के टाइम पे 25-26 लोगों का इस्तीफा और अब 90 से ज्यादा, अगर सिर्फ हम नून लीग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में मतलब मुश्किल हो जाता है। खैर, कल शेख रशीद साहब ने कुछ खबरें दी हैं। शेख रशीद साहब खबरें वैसे ही नहीं देते, आपको मालूम है, उसके कोई ना कोई उनके सोर्सेज भी होते हैं और वो बड़े वेल कनेक्टेड आदमी हैं। तो कल उन्होंने कहा कि 13 सितंबर के बाद मीनारे पाकिस्तान से इमरान खान ऊपर जाने वाला है, पीडीएम नीचे आने वाली है और अच्छी खबरें आएंगी 13 दिसंबर के बाद। आप अग्री करें शेख साहब से? क्यों कहा उन्होंने ये? मेरे ख्याल में अगर ऑब्वियसली 13 तारीख को अगर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम कोई अच्छा शो करने में नाकाम रहती है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट शो जो अब तक इन्होंने किए हैं, क्योंकि लाहौर ही है, सारी बात है, गढ़ है मुस्लिम लीग नून का। अगर ये नहीं हो पाता तो ऑब्वियसली उसकी सपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के लिए जाएगी। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो 13 तारीख का जो भी जलसा है, उसके बाद तकरीबन 1 महीने के लिए एक्टिविटीज थोड़ी सी कम हो जानी है। और इसकी वजह यह है कि मौसम बहुत सर्द हो जाना है, लोगों को बाहर इकट्ठे करना, उनके कोई धरना देना, कोई लॉन्ग मार्च करना, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो 1 महीना जो है वो थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, नरमी आएगी, लेकिन उसके बाद 15 जनवरी के बाद जो है दोबारा मामला जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। राइट मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। आपका तज्जिया हम तक पहुंचा, देखते हैं किस हद तक अब ये बातें हो नजर आती हैं। आप भी निगाह रखिए, हम भी आपसे जानते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। वैसे खादिम रिजवी साहब की फ्यूनरल के बाद जितना बड़ा इज्तिमा वहां पे था, उसके बाद मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा इज्तिमा भी छोटा लगेगा। नून लीग किस हद तक इंप्रेस कर पाती है इसको, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी नोट पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, माहौलियात की, चूंकि ये करना बहुत ही जरूरी है। पता है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि लोग मास्क लगाते हैं लेकिन फेंक देते हैं, प्रॉपर्ली उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते। और ये इस पे एक रिसर्च हमारे पास है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि दूसरी लहर जो है कोरोना की, हर गुजरते दिन के साथ आपको मालूम है कि मोहलिक होती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना से बचाव की वाहिद ढाल मास्क का इस्तेमाल है, इसलिए मास्क को जरूर इस्तेमाल किया जाए, मगर इस्तेमाल के बाद इसको मुनासिब तरीके से तल्फ करना भी जरूरी है। चूंकि अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि इस्तेमाल शुदा मास्क माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक रवां साल के दौरान 52 अरब, जी हां 52 बिलियन मास्क बनाए गए, जिनमें से 1 अरब 56 करोड़ से ज्यादा इस्तेमाल शुदा मास्क समंदरी हयात के लिए खतरा बन गए। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 4680 मेट्रिक टन वजनी मास्क को तहलील करने में तकरीबन 450 साल का अरसा दरकार है। और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि बेसिकली हमने मास्क को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ मरियम शबीर है, माहिर माहौलियात। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मरियम, हमने जो भी स्टार्ट शेयर किए, नो डाउट एक बड़ी तशवीशनाक बात है और हमें ये तो पता है कि हमने कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, इस हवाले से आप बताएं। जी मैं बताती चलूँ कि सिर्फ मास्क जो है वो प्लास्टिक वेस्ट नहीं कोविड की वजह से जनरेट हो रहा, बल्कि हैंड सैनिटाइजर जो हम यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक उसमें होता है, वो यूज हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये मास्क और ये जो वेस्ट है, ग्लव्स भी इसके साथ प्लास्टिक के, ये इन्फेक्शियस स्पेस में आता है, जो कि मेडिकल की दुनिया में इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है।
और एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में जो है रोजाना 1000 टन पर डे इस तरह का मास्क का सिर्फ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर का तो काउंट है ही नहीं। तो ये जो सारे का सारा है, ऑफ कोर्स ये ना सिर्फ समुद्री हयात के नुकसानदेह है, बल्कि ये आपके परिंदों के लिए, क्योंकि ओपन हम लोग फेंक देते होते हैं, कोई हमारा वेस्ट का मैकेनिज्म नहीं है। ना सिर्फ मेडिकल वेस्ट का कोई हमारा मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि इन जनरल जो भी हमारा वेस्ट है उसका भी कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम लोग पाकिस्तान में फॉलो करते ही नहीं है। तो ना सिर्फ ये समुद्री हयात के लिए नुकसानदेह है, बल्कि जो बच्चे कूड़ा चुन रहे होते हैं, जो सेग्रीगेट करके उसको आगे मजीद प्लास्टिक ऐसा चीजें बेच रहे होते हैं, उनके लिए भी इन्फेक्शियस ये बहुत नुकसानदेह वेस्ट है। तो मेडिकल की दुनिया में तो आप सेग्रीगेशन की स्टेज पे जो है इन्फेक्शियस वेस्ट जिसको आप कहते हैं, जो मास्क और ग्लव्स इसमें आते हैं, क्योंकि कोर्स कोरोना वायरस एक बीमारी है जो वायरस की वजह से फैल रही है। ये बड़े अहम नुकात ओबियसली हैं, और पाकिस्तान में आपने कहा कि वैसे भी कोई इंतजाम नहीं है, तो हमने बहुत सारे ऐसे इक़दामात इस हंगामी सूरत हाल के अंदर किए हैं। जब कोविड आया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1200 अरब का तारीखी पैकेज भी दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा। तो अब क्या करें? आपके पास कोई बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जो गवर्नमेंट के सामने आप रख सकें कि इस तरीके से कम किया जा सकता है इसके आफ्टर इफेक्ट्स को? देखिए, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट और दूसरे स्टेक होल्डर्स इसमें आपको हेल्प आउट तो कर सकते हैं कि दुनिया में क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस चल रहे हैं। और मेडिकल की दुनिया में अगर आप देखें तो इन्फेक्शियस वेस्ट को ये कोई पहली दफा नहीं आया है, ये सदियों से चला आ रहा है। इसको डिस्पोज ऑफ करने के हर एक मुल्क के अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस हैं। आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी डेवलप हुए होंगे, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से नहीं है। हॉस्पिटल्स में भी अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में देखें तो उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। इस्लामाबाद में कुछ हॉस्पिटल्स में जो सेग्रीगेशन और वेस्ट डिस्पोजल को फॉलो करते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल की हद तक है। लेकिन जो डेली बेसिस पर ये 1000 टन से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं मास्क का वेस्ट पाकिस्तान में, तो इसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम लोग इसको हमारे यहाँ आप देखें कि सिर्फ वेस्ट कलेक्शन का ही इतना प्रॉब्लम है। मैं इस्लामाबाद में यहाँ बैठी हूँ तो हमें ट्वीट करनी पड़ती है हर बार कि हमारा वेस्ट उठा लें, इस गली में ज्यादा वेस्ट है, इस गली में कूड़ा है, आप उठा लें। आप बाकी कंट्री में तो छोड़ ही दें कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती है। ठीक है। अच्छा मरियम, अब चूंकि हमने मास्क का इस्तेमाल भी करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो भी हमारे मेडिकल वेस्ट है, ये तो ऑब्वियसली एक प्रोसीजर है, एक साइकिल है, ये इसी तरह से चलेगा। मैकेनिज्म क्या सजेस्ट किया जा सकता है? बिकॉज मास्क अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से कंपल्सरी करार दिया गया और हर एक को कहा जा रहा है। अगर ये इसी तरह से हमारी माहौलियात या हम आबी हयात की बात करें, उनके लिए नुकसान दे, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म की सजेशन जो आप देना चाहें? देखिए, इसमें ऑफ कोर्स प्लास्टिक यूज होता है। व्हाट वी कैन डू इज कि इस वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है। अगर ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जाए कि एट सोर्स से उसकी कलेक्शन जो है वो प्रॉपर वे के साथ कर ली जाए, जैसे इन्फेक्शियस वेस्ट के येलो बिन्स होते हैं, तो येलो बिन्स जो है वो जगह जगह इंस्टॉल कर लिए जाए और उसको कलेक्ट करके, उसको डिसइंफेक्ट करके उसको रिसाइकल किया जा सकता है। दैट कैन बी शॉर्ट टर्म एंड बेस्ट मैकेनिज्म एट दिस स्टेज। लेटर ऑन जो है ऑफ कोर्स इन्फेक्शियस वेस्ट को डील करने के अपने स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। लेकिन मैं ये भी इसके साथ साथ बताती चलूँ कि पाकिस्तान में रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। कलेक्शन, ये जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस वेस्ट को कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो कलेक्ट तो करते हैं, आगे फैक्ट्रीज को देते हैं कुछ बॉटल्स की हद तक, लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म कलेक्शन का या सेग्रीगेशन का बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस हवाले से बहुत सारे इकदाम तो किए हुए हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, 10 मिलियन ट्री सुनामी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एंड ऑल, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट और इसके डिस्पोजल के हवाले से हमारे पास पूरे मुल्क में कोई एक लैंडफिल साइट भी नहीं है और कोई मैकेनिज्म नहीं है डील करने का। और आई थिंक जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे गवर्नमेंट को असिस्ट करने के तैयार होंगे, लेकिन दे हैव टू टेक स्टेप एट फर्स्ट स्टेज। कम से कम कोई कुछ इनिशिएट तो करें। मरियम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुबह ज्वाइन किया और इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर हमसे अपने ख्यालात शेयर किए यकीनी तौर पर। और हम अगर कुछ हॉस्पिटल्स का इन्होंने रेफरेंस दिया, शौकत खानम बड़ी क्लासिक एग्जांपल है व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लीनलीनेस एंड ऑल, मतलब किस तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को या हमारी जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री है उसको इसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है या तो ये हो, और कम से कम इनकी कलेक्शन ऐसे, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट प्लास्टिक, ये वैसे भी इन्फेक्शियस है, मतलब आप पहन रहे हैं तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इमरान, इसके साथ साथ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एज अ सिटीजन, एज अ नेशन, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास अगर प्रॉपर डिस्पोजल की जगह है तो आप अपनी जो ये डिस्पोजेबल वेस्ट है आप इसको वहां पर डंप करें, ना कि आप रोड्स पर, पब्लिक प्लेसेस पर, चाहे वो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, आपके मास्क हैं, कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो आप इसको प्रॉपर डिस्पोज करेंगे तभी आप अपनी
कम से कम सड़क पे ना फेंके, और बिन्स के अंदर भी लोग बिन पास होता है उसके पास फेंक आते हैं, ऐसा हमारा रवैया। वैसे एक मैंने पिक्चर देखी सोशल मीडिया पे जिसमें मास्क से ना एक उन्होंने अपना ड्रेस बनाया हुआ था पूरा। तो खैर टाइम कम है हमारे पास, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कुछ और शामिल। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय जाल बेनकाब होने की। आलमी तंजीम ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन खबरों का भारतीय नेटवर्क बेनकाब कर दिया है। यूरोपीय तंजीम EU डिसइंफो लैब ने भारतीय झूठ फैक्ट्री इंडिया क्रॉनिकल और EU क्रॉनिकल का पर्दाफाश करते हुए तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन खबरें फैलाने के हवाले से पिछले 15 साल से नेटवर्क चला रहा है, जिसमें जाली फलाही तंजीमों और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि श्रीवास्तव ग्रुप के नाम से बनाया जाने वाला ये नेटवर्क दुनिया के 116 मुल्कों और 9 खित्तों तक फैला हुआ है। बिल्कुल, और बुनियादी तौर पे इसका मकसद पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर के अंदर खराब करना है, पाकिस्तान के हवाले से गलत खबरें फैलाना है। सबसे पहले हम अगर EU डिसइंफो लैब की बात करें तो ये तंजीम बुनियादी तौर पे काम करती है तमाम उन खबरों के ऊपर जो कि इंटरनेट पे आती हैं और वो ठीक नहीं होती, यानी कि डिसइंफॉर्मेशन इनके अंदर मौजूद होती है। इसकी ये बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट है वेडनेसडे को जो सामने आई है, और ओबियसली एक न्यूट्रल बॉडी है जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी है कि भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की दरअंदाजियों में मुलव्विस रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स करता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं तो उसका ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि इमेज को खराब किया जाए। फैटिफ के हवाले से आपको पता है, मालूम है, और भारतीय मीडिया मुसलसल इस पर ढोल पीटता है। और इंडियन न्यूज़ एजेंसी ANI उसमें फेक आर्टिकल्स न सिर्फ छपवाए जाते हैं बल्कि इसी श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए जो भी लोग इस पे आर्टिकल्स लिखते हैं उनको इंडोर्स करवाया जाता है। मुख्तलिफ फेक रेफरेंसेस कोट किए जाते हैं, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से फेक रिपोर्ट्स दी जाती हैं। और इसी तंजीम के तहत हम आपको ये भी बताएं कि इन्होंने कोशिश की और अक़वाम मुत्तहिदा के कॉन्सुलेट्स के सामने, उनके ऑफिस के सामने, मुख्तलिफ एम्बेसीज के सामने, मुख्तलिफ टाइम स्पैन्स के अंदर फेक न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस और फेक एहतजाज भी इस ग्रुप ने। और इसमें इमरान ऐसे लोगों का नाम इस्तेमाल किया गया या तो जिनकी डेथ हो चुकी थी या जिनका उस तमाम तर जो ग्रुप कह लें उससे ताल्लुक वास्ता भी नहीं था, बट स्टिल इस तरह से ये एक साइबर वॉर के जरिए इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और उसको बिलाखिर इस वेबसाइट ने, इस रिसर्च बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इन्होंने इसको बेनकाब किया। और ये एक बहुत लम्हा फिक्री है हम सबके लिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, और अब ये साइबर वॉर की शक्ल में मुसलसल भारत एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, वैसे 2019 में जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की रिपोर्ट थी, एक तो बहुत ही बुरी तरह से बेनकाब इंडिया को उस रिपोर्ट ने किया था, एंड देन नाउ दिस EU डिसइंफो लैब ऑथेंटिक मानी जाती है दुनिया भर के अंदर, जिसकी इंफॉर्मेशन अब वो कह रही है कि भारत 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ 116 मुल्कों के अंदर एक नेटवर्क चला रहा है जिससे पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए और पाकिस्तान के हवाले से गलत खबरें दी जाएं। सो दिस इज व्हाट यू कॉल अ सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया, जो कि अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जैसे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने पे लगा चुका है। एग्जैक्टली, और अपनी इतनी एनर्जीज वेस्ट करके स्टिल वो दुनिया के सामने अपना एक जो कह ले मकरू चेहरा एक्सपोज हो चुका है उनका। इसी नोट पे हमें एक ब्रेक लेनी है। बिल्कुल जी, ब्रेक ले लें, और भारत यू शुड आल्सो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम बढ़ते हैं अपने उस सेगमेंट की जानिब जो नॉर्मली आप फ्राइडेज को देखते हैं। सैयद वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लाम के तनाजुर में जिंदगी में पुख्तगी कैसे लाई जाए, कैसे बेहतर किया जाए जिंदगी को। वसी भाई हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। शाह जी। शुक्रिया इमरान, शुक्रिया अरमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। और हमें ज्वाइन किया है मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब ने। वेलकम टू द शो अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का। नाज़रीन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो शायद ही मैंने कभी ये कहा हो मगर इसको ज़रूर देखें। हम बात करते हैं फ्रॉइड की और हम कहते हैं कि भाई नफ्सियात का, जदीद नफ्सियात का बानी और बादशाह जो है उसे तसव्वुर करते हैं। और वजह यह है कि जो इस्लाम ने जिस तरीके से इंसानी रूह को और इंसानी नफ्सियात को और इंसानी रवैयों को एड्रेस किया है, सच्ची बात यह है कि हम चूँकि उसको पढ़ते नहीं हैं, उसकी तरफ रुजू नहीं करते हैं, इसलिए हम जानते नहीं हैं कि फ्रॉइड से पहले किस बारीकी के साथ इंसानी नफ्सियात के ऊपर, इंसानी रवैयों के ऊपर काम हो चुका है। और वो सारा काम वो है जो आपको इंतहाई खूबसूरत इंसान जो है वो बनाता है, चूँकि जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करता है और फिर उनका इलाज जो है वो भी बताता है। ऐसा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं जो सिफ्त है। आपने शायद ही कभी ये लफ्ज़ जो है वो पहले सुना हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, कुछ ने सुना भी होगा। उसको कहते हैं रसूख।
रसूख के लफ्जी मानी क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और ये कैसी सिफ्त है और किस तरीके से ये इंसान के अंदर पैदा होती है, और इसकी ज़िद जो है वो क्या है और उसके नुकसानात क्या हैं। चूँकि इस किस्म के बाज़ औक़ात पेचीदा मज़ामीन जो हैं उसको सहल अंदाज में, आसान अंदाज में बयान करने में मलका रखते हैं मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दी साहब। तो फिर मैं जुर्रत करके इनकी खिदमत में इस किस्म के सवाल लेकर आता हूँ। अल्लामा साहब, अब आप हैं और नाजरीन हैं और रसूख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाद हकरा काबिलियत शर्त नेस्त, बल्कि शर्त काबिलियत दाद उस। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इस्लाम का यही कमाल है कि जब अल्लाह अता पे आ जाए तो फिर वो काबिलियत और एबिलिटी नहीं देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि आप फरमाते हैं कि काबिलियत और एबिलिटी भी और इस्तेदाद भी खुद उसकी अता का नतीजा होती है। तो ये अता जो चीज़ें होती हैं, वह भी जो खूबियाँ इंसान के अंदर होती हैं और इंसान के शख्सी कमालात में कुदरत वदीयत करती है, उसमें से एक चीज़ है रसूख। ठीक है, जिसको कुरान ने कहा लाकिन रासिखून फिल इल्म, इल्म वाले तो बहुत होते हैं लेकिन रासिखून फिल इल्म, सुभान अल्लाह, ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं टू फर्म। ठीक है, मजबूती। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना कि अकीदा रासिख, अकीदा रासिख, पुख्ता अकीदा, पुख्ता अकीदा। कॉन्फिडेंस। पुख्ता की भी मेरे ख्याल में सुपरलेटिव डिग्री जी, सुपरलेटिव डिग्री है और उसकी लतीफ़ तरीन कैफियत है रसूख। पुख्तगी की बड़ी लतीफ़ तरीन कैफियत है रसूख, और इसका ताल्लुक इंसान के बातिन से है। ठीक है, जब उसके वजूद में होगी, उसके रूह में होगी, तो उसके जहन से, उसकी फ़िक्र से, उसके अमल से वो छलकेगी। वाह 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 वाह, ठीक है। यहाँ तक कि शाह जी, मतलब आप उसको तारी नहीं कर सकते, आप मैं उसको मजबूरन ये कह रहा हूँ। आपने फ्राइड का जिक्र कर दिया, ये फ्राइड वगैरह बाखुदा कह रहा हूँ मैं भी, आज शायद पहली बार ऐसा जुमला कह रहा हूँ। ये और सारी फ्राइडियत जितनी भी है मिल के भी उसकी अब्जद को नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसने जो चीज बनाई हो, जो किसी चीज का खालिक हो, वही जानता है कि इसका डिजाइन क्या है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है क्रिएशन। इसमें बड़ा फर्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान अल्लाह की प्रोडक्ट नहीं है, अल्लाह की तख्लीक किया गया, तरतीब नहीं दिया। तो इंसान से भी ज्यादा जो हस्ती इंसान को जानती है, जी, वो ज़ाते परवरदिगार है। बेशक। तो उस ज़ाते जुल जलाल ने इंसान के बारे में जो बात कह दी है, बस वो हतमी है और वो आखिरी बात है और वही हकीकी बात है। उस पे हमें गौर करना चाहिए, और यकीनन इन लोगों ने, वेस्ट के लोगों ने, मुस्तशरिकीन वगैरह ने भी इस्तिफादा किया है कुरान और सुन्नत से और इस्लामिक जो नफ्सियात है उससे। नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबा हैं रसूख का, क्योंकि बारगाह इलाही से तो वो वदीयत होता है ना, कि अगर किसी ने रसूख को देखना हो तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुताला करे। ठीक है। अच्छा, ये रसूख ऐसी चीज़ है, ये कोई एक जुज़वी या एक ऐसी इंडिविजुअल चीज़ नहीं है कि इसे आप किसी एक आध दायरे में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये रसूख ओवरऑल आपकी पूरी जिंदगी में कार फरमा होता है और साथ साथ चलता है। और आप कह रहे हैं कि ये इसका सफर जो है वो बातिन से है, बातिन से, और उसका अमली मुजाहरा जो है वो फिर जाहिर में आता है। मगर तब मुमकिन है जब बातिन में वो पूरी तरीके एक्शन वो आएगा आपकी फिक्र की शक्ल में, कभी आपकी गुफ्तगू की शक्ल में, कभी आपके अमल की शक्ल में। यहाँ तक कि मैं ये मजबूरन कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा किसी मिसबिहेव में और किसी गुनाह में और किसी गलत मामले में भी अगर आप पड़ गए, मनफी रवैये में भी आप पड़ गए हैं, तो रसूख आपको वहाँ भी सपोर्ट करता। वाह, वो कैसे? थोड़ा सा इसको। रसूख जो है वो आपको कम अज कम उसके गलत और सही होने का शऊर फराहम कर देता। वाह वाह वाह, वो जो सो रिड़क कहते हैं, रिड़क पैदा करता है, और वो ईमान की निशानी है। वो ईमान की निशानी है। वो आपको रड़के, ईमान जो है वो आपको खटके आपके सीने में। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबी को कि मोमिन होने की निशानी है कि राहत दे तुम्हें खैर, नेकी, भलाई, और जो गुनाह है वो तुम्हें खटके। उस खटक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रसूख का है, जब वो आपके अंदर हो। अगर नहीं होता तो फिर उतनी ही कमजोर खटक आपके अंदर पैदा होती है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ खैर में ही काम नहीं दे रहा होता, आपको शर के उमूर में भी काम दे रहा होता है, ढाल की तरह आपके साथ होता है। ये रसूख जो है, समझ लें कि एक
टॉनिक है बहुत बड़ा सुभान अल्लाह। इंसानी शख्सियत और इंसानी रसूख नफ्सियात को के लिए। इसको डेवलप करने के लिए, इसका हुसूल के लिए, इसमें इसको पूरी तरह से तारी करने के लिए या इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाने के लिए क्या यानी कि रसूख को आप पॉलिश कर, पहले तो डिस्कवर करना पड़ता है जी। आपको। पहला स्टेप ये होता है, क्योंकि आपके अंदर होता है कहीं ना कहीं, आपकी रूह में हर शख्स में होता है। आपने उसको डिस्कवर करना है अपने लेवल पे। आप जिस भी शोबे से आप वाबस्ता हैं उस सब्जेक्ट के एतबार से आपने उसको डिस्कवर करना है कि एक डॉक्टर का रसूख कैसा होता है, एक इंजीनियर के अंदर रसूख कैसा होना चाहिए, एक मुजाहिद का रसूख कैसा है, एक स्कॉलर का, एक मुबल्लिग का रसूख कैसा है, एक लेमैन आम सादा आदमी का, उसके अंदर एक मुसलमान होने के नाते एक रसूख कैसा है, एक आलिम और रासिख फिल इल्म आलिम में क्या फर्क है। वाह वाह, वो है स्कॉलर है, वाह, वाह, वाह। लेकिन वो रासिख रासिख फिल इल्म नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसी खूबी है यानी कि पुख्तगी की इंतहा पर है, ठीक है। और या ये कि पॉसिबली जैसा होना चाहिए वो वहां है, और उसके अंदर भी इर्तिका होता है। रासिख फिल इल्म जो है उसके अंदर भी इर्तिका की गुंजाइश ठीक है, होती वो तो हमेशा रहती जी है। हाँ। तो कम से कम ये है कि आप फर्क कर सकते हैं चीजों में कि मैंने एक डॉक्टर को दिखाना है या एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना वाह, है। वाह, वाह, वाह। तो हर कोई चाहेगा कि मैं एक वाह, वाह। रासिख एक रासिख नॉलेज को दिखाऊं, ठीक है। उससे इलाज करवाऊं। मैंने दीन पूछना है, ठीक है। तो मैं एक ऐसे ही जैसे मौलवी साहब से मर्जी पूछ लूं, जी, जी, जी। या मैं एक रासिख फिल इल्म आलिम से पूछूं, सुभान अल्लाह। ताकि मुझे कूजे में दरिया बंद करके दे दे और कम से कम मेरे मसले को हल कर। तो अगर हम इसको यानी कि दुनियावी तौर पे देखें और रूहानी तौर पे, दो चीजें होंगी। दुनियावी तौर पे अगर हम देखें तो किसी हुनर की इंतहा को रसूख कहा जाएगा। किसी हुनर की इंतहा को और किसी हुनर के कमाल को। नाज़रीन, क्या कहने, अल्लामा साहब को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, और थोड़ी सी तबीयत इनकी नासाज है। मैं आप सब से दुआ की भी दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह ताला को अल्लामा साहब को सेहत कामला वाजला अता फरमाए। ये जैसे कि ये गंजीने गरामाया हैं हमारे लिए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो USAID के साथ बतौर इंसानी हकूक़ के माहिर की हैसियत से काम करी हैं, जेंडर एंड ह्यूमन राइट स्पेशलिस्ट के तौर पर, और वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करती हैं, मैनेज करती हैं, जो खवातीन को बाख्तियार बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम बात करें आमना फरासत की, जो एज अ जेंडर एंड ह्यूमन राइट स्पेशलिस्ट USAID के साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल, और आपको पता है कि 16 डेज कैंपेन भी चल रही है। इसी हवाले से हमने ये आज कोशिश की है कि उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि एक तो वो कौन से कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर USAID इस वक्त काम कर रहा है, और आम पाकिस्तानी को या एक आम पाकिस्तानी विमेन को इसका क्या फायदा हो रहा है। ये सारी बातें इनके सामने रखेंगे। आमिना, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसकी बड़ी अहमियत है पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज में। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि USAID ने किन कामयाब प्रोजेक्ट्स के जरिए इस वक्त तक जो पाकिस्तानी खवातीन हैं उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए, उनकी फाइनेंशियल मुआवनत के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपना रोल प्ले किया है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ, और आज हम बहुत एक अहम मौके पर, अहम मौजू पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जी, जहाँ तक USAID की बात है, अमेरिकी हुकूमत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इनके जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है पाकिस्तान में, जो USAID के जरिए इम्प्लीमेंट करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के जरिए हम पार्टनरशिप जो डेवलप करते हैं, इसमें हमारे मर्द और ख़वातीन को इक्वली इस्तेफादा हो सके इस प्रोग्राम के जरिए। इसी तरह अभी मैं अगर बात करना चाहूँगी अपने फ्लैगशिप जेंडर इक्विटी प्रोग्राम की, जो कि अमेरिकी हुकूमत ने USAID के जरिए, हुकूमत पाकिस्तान के जरिए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डेवलप की, और ये प्रोग्राम 7 साल चला, 2010 से 2017 तक। इस प्रोग्राम ने बहुत ग्रांकदर कामयाबियां हासिल की, और इस प्रोग्राम ने इस अहमियत को पाकिस्तान में उजागर करने की अहमियत को उजागर किया कि पाकिस्तान में ख़वातीन की तरक्की पर जोर देना चाहिए, और ख़वातीन के मुतालिक प्रोग्राम्स को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तानी सोसाइटी में। अब मैं इस प्रोग्राम के कलीदा जो इन कामयाबियां हासिल की उन पर मैं ज़रूर बात करूंगी। इस प्रोग्राम ने चार बेसिक जो पार्ट्स पे काम किया, जिसमें इन्होंने एक एड्रेस किया जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करने में मदद की, इसके अलावा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में मदद की, और इंसाफ की फराहमी के ऊपर, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जिन्होंने ख़वातीन को बाइख्तियार और ख़वातीन की बराबरी के हकूक़ पर
आवाज उठाई। सही। और इसी प्रोग्राम के जरिए हमने ये देखा कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, जो खवातीन पर, जैसे मैं बयान करूंगी, किसी किस्म का भी तशद्दुद, चाहे वो जहनी हो, चाहे वो आपका ज़बानी हो, चाहे वो आपका मेंटल टॉर्चर हो, चाहे वो आपकी गाली गलौच हो, तो इस प्रोग्राम ने 44,000 खवातीन जो कि किसी न किसी तरह तशद्दुद का शिकार हुई, उनको वो सहूलियात एक छत के नीचे फराहम की जिनको उनको उस वक्त जरूरत थी, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिकल की सहूलत जरूरत है, अगर आपको उसमें किसी किस्म की सोशल काउंसलिंग की जरूरत है, उसमें अगर आपको एक लॉयर रखना है आपने, तो उसका भी उन्होंने उस पर बंदोबस्त किया हुआ था। और मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि इसी हुकूमत पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप थी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो मुल्तान क्राइसिस सेंटर बना है, वो भी इस प्रोग्राम के मॉडल को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसके हाँ जी, और इसके अलावा अमेरिकी हुकूमत ने यूएसएड के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट के साथ भी काफी काम किया, जिसमें हमने 196 यानी 196 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया जेंडर सेंसिटाइज ट्रेनिंग के ऊपर, और ये उनको हेल्प दी कि वो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो अफेक्टेड खवातीन के केसेस को अदालतों में कितने अच्छे तरीके से को दिफा किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा आमना, अभी याद की कि यूएसएआईडी समेत बहुत सारा काम हो रहा है इस खवातीन के हवाले से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से। अभी भी पाकिस्तान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मुताबिक सबसे नीचे क्यों है? इसकी रीजन क्या है बेसिकली? जी, इससे पहले कि मैं इसकी रीजन पे जाऊँ, मैं जरूर बताऊंगी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है क्या। आलमी इक़्तिसादी फोरम हर साल एक रिपोर्ट शाया करता है जिसमें वो 4 शुबाहात में देखता है, यानी सेहत, तालीम, मुआशी तरक्की और सियासत में, कि वहाँ पर जो सहूलियात उन ममालिक में दी जा रही हैं उनका खवातीन और मर्दों में किस तरह उन सहूलियात का फर्क पाया जाता है, यानी उनमें कौन सी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस हैं। तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान इस इंडेक्स पे 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 151 नंबर पर है आउट ऑफ 153 कंट्रीज। तो और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इसमें आपकी जेंडर इनसेंसिटिव पॉलिसीज हैं जिनमें आप ये खवातीन के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता उन पॉलिसीज में। इसके अलावा आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस हैं। इसके अलावा आपका जो सोशियो इकोनॉमिक या जो आपका समाजी और माशरती आपके मुल्क के हालात हैं, और इसमें हमारे कल्चर का भी बहुत रोल है इसमें। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर आप एक पॉलिसीज बनाते हैं, उन पॉलिसीज को बनाने वाले ही अगर उसमें पैनल में खवातीन शामिल नहीं है, तो वो किस तरह वो पॉलिसीज जेंडर सेंसिटिव बन सकती हैं। इसी तरह अगर मैं एक कल्चर की मिसाल दूं, अगर आपको हेल्थ की मिसाल दूं कि हमारे स्पेशली जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर अगर खवातीन हॉस्पिटल जाना चाहती हैं तो उनको अपने घर के अपने हस्बैंड या किसी बड़े मर्द की जरूरत होगी कि वो उनकी इजाजत के जरिए जा सकें। और सोचना पहलू यही होता है कि वो खवातीन स्पेशली जब वो ज़चगी में होती हैं, डिलीवरी में होती हैं, तो वो कभी उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है तो वो घर पे ही उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में ये ज़चगी के दौरान खवातीन की डेथ का रुझान बहुत ज्यादा है। और दैट्स व्हाई ये इंडेक्स भी इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप ये भी बताइए आमिना, चूंकि आपने खुद इससे पहले 4 की सब्जेक्ट्स की बात की कि इनके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं और आपने काम किया है, इसी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है कि इसको खत्म करना है। एक तो ये कि ये तवाजुन कैसे लाया जाए। पाकिस्तान की समाओ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हम कह सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ वाकयात का जिक्र भी किया, तो निकले कैसे? इसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? जी, इसकी ये स्ट्रेटजी है कि आप जब हमारे, जैसे अगर मैं मिसाल दूं, हमारे भी जो यूएसएड के प्रोग्राम है जो हम अपनी अमेरिकी हुकूमत यूएसएड के जरिए हुकूमत पाकिस्तान के जरिए जो पार्टनरशिप डेवलप करती है, हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम्स में हम अपने जो बेनिफिशरीज हैं, जो हमारे प्रोग्राम से मर्द और खवातीन जो है बराबरी की सतह पर मुस्तफीद हो सके, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसके 50-50 का रेशो रख सकें। और इसके अलावा हमारी ये कोशिश होती है कि अगर हम हमारे जो, अगर मैं हुकूमत का भी पर्सपेक्टिव लूँ तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज में जब वो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें वो अपनी खवातीन को भी शामिल करें। और इसके अलावा मेरी ये भी मैं चाहूंगी कि जब वो फॉर एग्जांपल आपका एनुअल बजट प्लान बनता है, चाहे फेडरल लेवल पे बने चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे बने, तो उसमें प्लीज जो आपके अपने लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूर बजट एलोकेट करें। और प्लीज हमारे
पॉलिसीज हैं वो जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह जी ठीक है। अच्छा आमना, साथ साथ हम चूंकि आप खवातीन तशद्दुद के हवाले से भी बात करी थी, हमारे लॉज की बात की जाए, प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस मौजूद हैं, बट स्टिल इतने सारे वाकयात होते हैं खवातीन पर तशद्दुद के हवाले से। अब क्या वजह है कि ये इतना ज़्यादा अभी भी इसमें गुंजाइश क्यों रह गई है? जी बहुत अच्छा आपने ये सवाल उठाया। इसलिए इससे पहले कि मैं इस वजूहात पे जाऊं, इसी बुनियादी वजह को मद्देनजर रखते हुए हमने, जो मैंने अभी जेंडर इक्विटी प्रोग्राम का जिक्र किया था, जो हमने यूएसएड के जरिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ लेजिस्लेशन पे बहुत ज़्यादा कवानीन पे काम किया। एटलीस्ट 13 कवानीन है जिन पे हमने हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसमें से मैं 3 का जरूर जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें आपका पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 है, इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन 2013, इसी तरह बलोचिस्तान वुमेन प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट 2013। तो ये 3 की लेजिस्लेशन है। इसके अलावा नंबर ऑफ लेजिस्लेशन पे हमने हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम किया। यस, हमारी बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन अब हमारे मैदान में, कि बहुत अच्छी बात है, हमने अपनी प्रोग्रेस दिखाई, लेकिन असल मसला वहीं पर है कि जब तक लॉज हो भी जाए, अगर हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ ना कर सके तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो वही अगेन, ये मैं इसको अपने, जो मैंने पिछले सवाल का जवाब दिया कि जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आपको जेंडर सेंसिटिव होना पड़ेगा। आप अच्छा, अब इससे बढ़ के तो और हमारे पास कोई प्रूफ हो नहीं सकता लेजिस्लेशन के हवाले से कि हमारी जो इंसानी हकूक की वजीर हैं वो खातून है इस वक्त, शेरी मजारी साहिबा। लेकिन आपने खुद कहा कि इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल है। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट एक सुतून के तौर पे रियासत के मौजूद है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रोल क्या प्ले कर सकता है मीडिया? क्या आप तक सेटिस्फाइड है आप मीडिया के रोल से, या इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? जी, मैं जहां तक आगाही का सवाल है तो मैं जरूर मीडिया को क्रेडिट देना चाहूंगी कि मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि वुमेन के इश्यूज जो हैं हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि लेजिस्लेचर्स को ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे क्या इश्यूज हैं और वो इसके मुताबिक फिर इस पे अमल भी करते हैं। इसी तरह आप देख लें, रिसेंट एग्जाम्पल्स जो है कि अफसोस का कहना पड़ता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस का बहुत ज्यादा में पाकिस्तान में हो रही हैं, और इसी ने हुकूमत पाकिस्तान को ये एहसास दिलाया कि इस इशू पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और इसके अलावा मैं ये चाहूंगी कि मीडिया जहां तक इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो हमारे रोल मॉडल्स को भी सामने लेके आए, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज दिखाए, स्पेशली हमारे जो मेल चैंपियंस हैं कि किस तरह वो अपनी बच्चियों की तरबियत करें, किस तरह औरतें अपने मुआशरे की बिल्डअप में कितना पॉजिटिव। बड़ा अच्छा, ये आप बड़ी अच्छी सजेशन है आपकी। इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी दिखाएं तो इट विल रियली मेक अ डिफरेंस इन आवर सोसाइटी। अच्छा आमना, इन पर हम इस, चूंकि आप इतने इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रही हैं, खवातीन के साथ अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज, कोई सी बात जो आप हमारे देखने वालों को एक मैसेज कन्वे करना चाहें, सो प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा जब भी कभी बात करती हूँ तो मैं ये जरूर देखती हूँ कि हमारे मुल्क में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और हम किस तरह इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर अपने तमाम जो व्यूअर्स मेरे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है, स्पेशली जो अगर मेरी कोई देहात में खवातीन बैठी प्रोग्राम देख रही हैं तो प्लीज अपने बेटे और बेटी की तरबियत एक जैसी करें, उनमें बिल्कुल फर्क ना करें। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप उनको शुरू से ही उनमें डिफरेंस करेंगी, अगर आप अपने बेटे को की तरबियत ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, उसको स्कूल भेजेंगे, और बेटी को आप स्कूल नहीं भेजेंगे, और दोनों में आप जो सहूलियात उनको जो देते हैं दोनों में फर्क करेंगे, तो लड़का डेफिनेटली वो यही फील करेगा कि वो सुपीरियर है, वो अपने आप को बढ़कर महसूस करेगा। तो वही से के रूट कॉज का आगाज होता है, वहीं से आपकी जो सोसाइटी है वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करती है। और इसमें आपने ये भी होता है कि आगाज समहाउ हमने ये भी देखा है कि जो मदर्स होती है ना वही ज्यादा समहाउ बेटे को इंपॉर्टेंस देती हैं, वो खुद खातून होती है लेकिन बेटे को इंपॉर्टेंस देती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जबरदस्त आपका मैसेज भी है, थैंक यू सो मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन बोर्ड। अच्छा काम कर रही हैं आप, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे हमें मजीद काम करने की जरूरत है, और यूएसएआईडी के साथ मिलकर अगर आप ये कैंपेन चला रही हैं तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आपको इस पे हम कोशिश करेंगे ऑन एंड ऑफ के इस बात होती रहे, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आमना फिरासत हमारे साथ मौजूद थी, यूएसएआईडी की जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट, अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी और यूएसएआईडी के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बता रही थी कि उसने क्या क्या अब तक काम किया इस सूरत हाल को लेकर। इस पर हम मजीद बात करते रहेंगे। एज अमला सेड, इस पॉइंट पे हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आएंगे कुछ मजीद सेगमेंट्स के साथ। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट इशू की जो हम सब समेत आप सब भी इसको फेस करते हैं, महंगाई की। हुकूमत और अपोजिशन के जो दरमियान सियासी महाजराई जारी है, इसके बायस अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। शायद खुरोनोश की बात की जाए तो इसकी कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हैं। अच्छा, रोज़मर्रा की जो आपकी ज़रूरत की शायद उसकी कीमतें आवाम की जो कुव्वत खरीद है बेसिकली उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया, बल्कि कहा जाए ख़त्म कर दिया है। अवामी मुश्किलात पर वज़ीर आज़म ने महंगाई से मुतल्लिक कई नोटिस लिए हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया है, सख्त हिदायत जारी करती है, लेकिन इकदाम अभी तक सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद है और कोई खातिर ख्वाह हमें महंगाई कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब हम अगर बात करें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो उसके आदाद-ओ-शुमार भी कुछ खास अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रहे। पहले ये लगा कि 8 दिसंबर के बाद जो टैक्स गोशवारे हैं उनको जमा कराने के ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा और दोबारा आप शायद जमा ना करा पाएं बगैर जुर्माने के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सूरत हाल उस पर भी तब्दील हुई है। लेकिन टैक्स कलेक्शंस को लेकर एफपीआर तो दावा कर रहा है कि हमने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन दूसरी जानिब चैलेंजेस अपनी जगह पे बिलाशुबा मौजूद हैं। इस वक्त जिन मैक्रो इंडिकेटर्स की जानिब प्राइम मिनिस्टर इशारा करते हैं वो किस हद तक हौसला अफजा है और किस हद तक हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। उनसे जरा हम पूछते हैं कि वो इन फाइनेंशियल मामलात के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो हमें आपने ज्वाइन किया सुबह, और दूसरा आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इस वक्त जो हम ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं, जो इकोनॉमी की पिक्चर हमारे सामने है जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने इसकी डायरेक्शन ठीक कर दी है, अभी तक पिछले कई महीने गुजरने के बावजूद माइक्रो लेवल के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आया, आम आदमी के लिए आसानी नहीं हुई है, इसका अहाता कीजिएगा हमारे सामने। देखिए, माइक्रो लेवल पे जब इम्पैक्ट की हम बात करेंगे तो उसको कोविड के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, और कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ये देखना होगा कि खुदा न खास्ता अगर जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर के तीसरे वीक में पीक आएगी, तो उस वक्त स्मॉल बिजनेसेस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा होगा, या जैसे कोविड की पहली वेव में 12,000 रुपए 15 मिलियन फैमिलीज को पर फैमिली दिए गए थे, क्या उस तरह की कोई चीज आती है कि नहीं आती। तो इस सारे साल को हमें कोविड के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। अगर हम मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करते हैं या डेफिसिट्स की या जीडीपी ग्रोथ वगैरह की, तो थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा। मैं सिर्फ आपको आज की खबर दे दूं कि इस वक्त इंडिया की अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो इंडिया में फूड इन्फ्लेशन जो है वो 77 मंथ्स हाइट पे पहुंची है। पिछले महीने की 11.1 वहां पे है। इसी तरीके से अगर कोई इकॉनमी इस वक्त कर्जा लेके अपने शहरियों पे लगा रही है, उसके जीडीपी डेफिसिट लाजमी आएगा, लेकिन वो अगले 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही होगी। तो हमें थोड़ा सा जो अपना एंगल है इस वक्त उसको कम से कम साल 2020-2021 के लिए ये देखना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपनी मुश्किलात के बावजूद या अपने वो थोड़े से रिसोर्सेज में कोविड से किस तरीके से निपट रही है। नहीं, डॉक्टर साहब इन्वेस्टमेंट कैसे कहेंगे जो आप कह रहे हैं कि वो फ्यूचर टाइम के लिए अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली जो इस वक्त अफराते ज़र के डिजिट्स हैं वो तो हमें मुसलसल ये बता रहे हैं कि लोगों की परचेजिंग पार नहीं बढ़नी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोरोइंग कर ली हुई है, अफराते ज़र इतना ज़्यादा हो गया और प्रोडक्शन आपको पता है हमारी है नहीं, बढ़ने में टाइम लग जाना है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग ऑन द पीपल जिसका 3 साल में रिजल्ट आएगा? नहीं, इस वक्त जब जो मैंने कहा ना, इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट 3 सतहों पे देखनी है। एक तो पब्लिक जो हेल्थ सेक्टर है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की कितनी है, जो वेंटिलेटर्स, जो कोविड की हेल्थ फैसिलिटीज, सोशल प्रोटेक्शन पे जो है एहसास और कफालत प्रोग्राम वगैरह, उन पे इन्वेस्टमेंट कितनी है, जो इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिए जा रहे हैं वो किस तरह से आ रहे होंगे, और सबसे बढ़ के ये कि अभी कोविड वैक्सीन जो हुकूमत को इम्पोर्ट करना होगी उसके लिए फंड्स कहाँ से जनरेट करना होंगे। तो ये 2-3 इंडिकेटर है, और गोइंग फॉरवर्ड यही आपकी इकोनॉमी को आगे दिखा सकेंगे कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी। अगर पाकिस्तान जो है उन ममालिक में शामिल हो जाता है जो कि पहले 6-7 महीने में जिनको एटलीस्ट अपने जो एल्डरली पॉपुलेशन और अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन मिल जाती है, तो आप कंपैरेटिवली बेहतर इकोनॉमीज में आपका शुमार हो रहा होगा कि वहां पे रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर वैक्सीन के बाद IMF के साथ जो नेगोशिएशन इस वक्त चल रहे हैं वो दोबारा बहाल होते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी बायलैटरल डोनर्स की फंडिंग जो है जो कि अभी तक कोविड की वजह से मिल रही है वो भी आपको मिलना शुरू हो रही होगी। और तीसरी चीज जो है वो है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं, हुकूमत और अपोजिशन, वो किस हद तक एक दूसरे से बैठ के बात कर सकते हैं ताकि जो पोलिटिकल ये बहुत है
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खात्मा हो सके, क्योंकि इस वक्त बाकी दुनिया को जहाँ पे कोविड अच्छा, की इंस्टेबिलिटी। आबिद सुलैही साहब, चूंकि आपने बात की महंगाई के हवाले से, कोविड की सिचुएशन के हवाले से, अगर हम वैसे भी देखें जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, अब बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतरी की जानिब जा रही है, डिजिट्स बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमी की रेशो, लेकिन ये जो इसका इम्पैक्ट है आम पब्लिक, अब जब हम बात करते हैं शाय खुरोनोश की, बेसिक नेसेसिटीज की, तो वो आवाम तक अभी तक उस तरह से नहीं पहुंचे हैं। अब गवर्नमेंट कहती है जी हमने माशी तौर पर इस्तेकाम जो कह लें उसका दावा बार बार किया जाता है कि हम मुस्तहकम हो चुके हैं माशी तौर पे, लेकिन स्टिल अभी भी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आवाम की कुव्वत खरीद भी, जिस तरह इमरान भी मेंशन करे थे, वो भी खत्म हुई है। ओवरऑल सिचुएशन महंगाई की हमें कम होती नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रही है। इस पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। अगर आप पिछले 2 महीनों के रेट्स को देखें, गंदम का एकदम से क्राइसिस आया था या आटे का क्राइसिस आया था जब से गंदम इंपोर्ट होना शुरू हुई, जो कि अगेन एक पॉलिसी फ्लॉ था, वो जो उसकी पहले कीमतें बढ़ी। लेकिन आपने देखा कि इस वक्त बाजार में आटे की कीमत में थोड़ी सा फर्क आया। इसी तरीके से चीनी की कीमतें एकदम से बढ़ी थी, लेकिन जब से चीनी का क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ, चीनी की कीमतों में भी आपको फर्क जो है वो नजर आया। पिछले महीने की जो फूड इन्फ्लेशन है अक्टूबर की, वो सितंबर से कम है। बट हैविंग सेड इट, जब गवर्नमेंट बात करती है इकोनॉमी की एक डायरेक्शन स्टेबल होने की, तो उसका मतलब ये होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट उनका कम हो गया, यानी उनके जो डॉलर्स देने हैं और जो डॉलर आने हैं उसमें जो फर्क था वो कम हो गया, या इंपोर्ट इम्बैलेंस जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो कम हो गया, या फिस्कल डेफिसिट कम हो गया। और वो आपको हमें उस वक्त उसका नजर आएगा क्वेश्चन, जबकि फॉर एग्जांपल आपको वैक्सीन मंगवाना पड़ रही हो इंपोर्ट के लिए, उसके लिए डॉलर्स चाहिए होंगे। जब हमें गंदम की इंपोर्ट करना पड़ रही है उसके लिए डॉलर्स चाहिए। जब हमें चीनी की इंपोर्ट करना पड़ रही है उसके लिए डॉलर्स चाहिए। जब हमें RLNG की इंपोर्ट करना पड़ रही है उसके लिए डॉलर्स चाहिए। तो कहीं पे क्वेश्चन गवर्नमेंट ने रखा होगा तो आपको उसका इम्पैक्ट जो है उस तरीके से नजर नहीं आएगा। लेकिन मसला यही है, आपको भी मालूम है कि हम बाहर से पैसे लेते हैं और बाहर ही पैसे देते हैं। यही हमारा एक विशियस सर्कल है जिसके अंदर हम फंसे रहते हैं इकोनॉमिकली। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम अगर आशारियों की बात करें, हमारी रेमिटेंसेस बेहतर रही हैं कोविड के बावजूद, बहुत बेहतर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, जो एक अच्छा अमल है। लेकिन दूसरी जानिब हम अपनी टैक्स रेवेन्यूज को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपसे जब भी बात हुई अपने प्रोग्राम्स के अंदर, आपका भी यही कहना है और हर माहिर मईशत जो कि समझता है मईशत को कि जी टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने होंगे, अपनी प्रोडक्शन बेहतर करनी होंगी, एक्सपोर्ट्स बेहतर करनी होगी, देन एग्रीकल्चर से ट्रिगर करना होगा, बिकॉज वी आर एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। इन तीनों शोबों के ऊपर और बिलखुसूस जो हम अपनी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फैसलाबाद भी गए, सियालकोट भी गए, आपको लगता है कोई सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है? आने वाले वक्त के अंदर हम बेहतरी देखेंगे? ये मेरा ख्याल है वन ऑफ तो आपको एक्सपोर्ट में बेहतरी नजर आएगी, और उसके बाद डिपेंड करेगा कि हमारे एक्सपोर्टर्स कितने कंपैरेटिव हैं। जो बांग्लादेश और इंडिया के ऑर्डर्स थे कोविड के वजह से, वो डाइवर्ट होकर पाकिस्तान में आए, और इस वक्त फैसलाबाद की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो थ्राइव कर रही है। अब चूंकि इस दफा हमारी कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो भी कम हुई है, कॉटन आपको इंपोर्ट करना होगी, और ये देखना होगा कि अगर एनर्जी का कोई क्राइसिस जो है वो सच मैं नहीं देख रहा, स्पेशली बिजली की कीमतों में भी कमी की गई है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो मार्केट्स को कैप्चर करें। लेकिन अगर वो कंपेटिटिव मार्केट्स को कैप्चर ना कर पाए तो फिर आपको देखने में लगेगा कि शायद वहां पे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज हो रही होगी। जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो टैक्सेस पे जब तक हम इस वक्त बिग डाटा और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे, हम बिग फिश को नहीं कैच कर सकते। वो लोग जो कि अभी यहाँ बैठे हैं 2 घंटे बाद इस्लामाबाद से वो कराची पहुंच जाते हैं, उनका सारा डाटा आपके पास मौजूद है। वो लोग जो कि जिनके जो ट्रांजैक्शंस हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब अल्टीमेटली हमने एक बेहतर सिस्टम लाना होगा, देयर इज नो डाउट। प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं जी सिस्टम ला रहे हैं लेकिन लाते नहीं है। FPR का चेयरमैन चेंज हो जाता है, सिस्टम चेंज नहीं होता। आबादी का बढ़ना सबसे बड़ा मसला है, जो इस वक्त एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है। हम जितनी डेवलपमेंट कर लें, हम जितने मंसूबे लेकर आ जाएं, वो कहते हैं कि इसको खसो खाशाक की तरह बहा के लेके जा रही है ये सारी हमारी डेवलपमेंट, हमारी सारी पॉलिसीज को। और अफसोस की बात ये कि इस वक्त कोई हमारी पॉलिसी इस पे नहीं है, ना ही हुकूमत बात करती नजर आती है इस पे। डॉक्टर साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, डेमोग्राफिक फीचर जो है ये, अगर तो आप अपनी इस बढ़ती हुई आबादी को, उसके पोटेंशियल को, यूथ को हार्नेस कर सकें तो ये एक यूथ डिविडेंड होगा, वरना ये खुदा न खास्ता यही डिविडेंड जो है ये डिस्ट्रक्शन में बदल सकता है। और इस वक्त जो अलमिया है दूसरा मैं देखता हूँ वो ये कि वो लोग जो कि शायद इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन पे, जो कि एक ज्यादा प्रोडक्टिव शहरी के
तौर पे लेके आ सकते हैं। अगर आप उनके फैमिली मेंबर्स की तादाद को देखें तो वो कम होती है। दूसरा साइड जहाँ पे कि बदकिस्मती से ऐसा नहीं कर पाते, वहाँ पे कोपिंग स्ट्रेटेजी है जिंदगी की आफात से, मुसाइब से निपटने की, कि कुनबे का साइज जो है वो बड़ा कर दिया जाए। तो हुकूमत जो है जब तक सोशल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की तरफ नहीं जाती है, जब तक लोगों को ये शऊर नहीं मिलता कि सिर्फ बच्चों की तादाद बढ़ा देना ही उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा, हुकूमत यहाँ पे मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कम है, अब आखिर में मैं जो इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग है या निजकारी का इस वक्त एक प्रोसेस जारी है, हुकूमत कर रही है, हुकूमत पे तनकीद भी आ रही है, मुश्किल फैसले हैं इस वक्त, हमाद अजहर कहते हैं कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। क्या ये गवर्नमेंट जो मुश्किल फैसले कर रही है इसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने आएंगे, और ये जो इतनी बड़ी अमाउंट में हमारे पैसे इन इदारों में जाते हैं, आने वाले वक्त के अंदर अगले फिस्कल ईयर में हम इनको बचा पाएंगे, आपको लग रहा है? यह जरूर होना चाहिए। बदकिस्मती से यह सियासत के तनाज़े का शिकार होता रहा, वो पाकिस्तान स्टील मिल हो या PIA हो, या इस तरह के और लॉस मेकिंग अदारे हो। अभी तक अगर हम स्टील मिल का खसारा देखें तो 230 अरब रुपए की स्टील मिल मकरूज है, और ये 230 अरब रुपए ही इस दफा एलोकेट किए गए थे सास प्रोग्राम के लिए, टोटल पाकिस्तान का जो प्रोटेक्शन निजाम है, सोशल सेफ्टी नेट्स का। इसी तरह से अगर आप PIA के कर्जों को देखें तो 450 अरब रुपए के कर्जे हैं उसके ऊपर। तो एक तरफ हम ये रोते हैं कि हमारे पास टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा, या हमारे पास कुछ नहीं है सेहत पे, तालीम पे, सोशल प्रोटेक्शन पे खर्चने की। दूसरी तरफ इन लीकी बकेट्स में हम जो है सरमाया वो उंडेल। ठीक है, दूसरी तरफ हम इस बात पे भी एतराज करते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेही साहब, अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया है। इकोनॉमी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कोविड की सिचुएशन में हमें किस तरह से फेस करना पड़ा, और अभी भी महंगाई है जिस हिसाब से इसको कंट्रोल करने की डॉक्टर साहब की तंजीम में थोड़ी सी उम्मीद हमें नजर आ रही है, हुकूमत के साथ काम भी करते रहे। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और अब बात करते हैं सिर्फ 7 साल की लेकिन दुनिया की मजबूत तरीन बच्ची की। हाँ जी, और ये बच्ची जो है, आपने कभी सोचा है 7 साल की उम्र में आप 80 किलो वजन उठा लें? मतलब कि कनाडा के प्रोविंस ओंटारियो से ताल्लुक रखने वाली ये 7 साल नन्ही बच्ची है जिनका नाम है रोई वैन, और ये 80 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। बेसिकली 5 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग कर रही है ये बच्ची, और इसके साथ साथ जिनके वालिद ने इनकी बाकायदा ट्रेनिंग की है। रोई वैन की बात कीजिए तो इनको अमेरिका की तारीख में कम उम्र तरीन यूथ नेशनल चैंपियन बनने का भी एजाज हासिल है। लुक एट हर पोस्चर, द वे शी इज पिकिंग अप द लिफ्ट। एग्जैक्टली, मतलब हम तो कभी सोचे भी ना, हमें 1 लीटर की पानी की बोतल देते थे, हम किचन में ही छोड़ने जाते थे। दिस इज हाउ इट इज। और इनकी यकीनी तौर में बड़ी ही हार्ड किस्म की प्रैक्टिस भी होगी, जो भी इनके कोच हैं, ऑल क्रेडिट आई वंडर कि इनका तो अपना नेचुरली मुझे लगता है कि इतनी टैलेंटेड हैं ये। लेकिन इमरान, इनका अपना वेट इतना नहीं होगा जितना ये वेट उठा रही है। मेरे ख्याल में अपने वेट से तो कुछ 7-8 गुना ज्यादा वेट ही उठा रही हैं। खुद ये 20-25 किलो से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड लुक एट द कॉन्फिडेंस, द वे शी इज होल्डिंग, द वे शी इज पिकिंग अप। मेरे ख्याल में जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हो रहे होंगे, और साथ अल्लाह की कुदरत की तारीफ भी कर रहे होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्ची इतना ज्यादा वजन कैसे उठा सकती है। आई वुड लव टू लर्न इट फ्रॉम हर एक्चुअली, कि मैं भी कम से कम 20 किलो पहले आपने पानी की बोतल उठाना सीखे, फिर आपको ये सिखाएंगे। अच्छा जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे, क्योंकि सेट पे तो आज हमने रौनकें लगाई, बहुत रौनकें लगी हुई। पहले शाह साहब थे, फिर मौलाना साहब थे, उसके बाद अब हिना और वकार अहमद मलिक भी हमारे साथ माई मैटर्स में ज्वाइन कर चुके हैं। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अर्मिला एंड इमरान। वकार साहब, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रिसेंट ने एक कैंपेन शुरू की जिसका नाम है भरोसा कीजिए, और ये डॉक्टर्स के लिए कैंपेन शुरू की गई जब कोविड के दिनों में डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है कि कोविड के हवाले से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग जो है वो शायद वो सही इन्फॉर्मेशन उनको मिली नहीं, और उस हवाले से बहुत सारी वो समझते रहे कि कुछ मामलात, कुछ इदारे, ये डॉक्टर्स जो हैं वो बदनीयती का शिकार है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत सारी गलत मालूमात जो है वो फैलाई गई और सोशल मीडिया में भी करती रही। उस सिलसिले में पाकिस्तान में भी बहुत सारे, आपको पता है कि जून में जब ये बहुत वेव आई थी ये कोविड की, पीक पे थी, उस वक्त इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ कोविड के हवाले से नहीं है, ये जनरली हमारा एक रवैया भी है कि हम ये समझते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो शायद हमारा जो पेशेंट है, जिसके हवाले से डेफिनेटली हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, पोजेसिव होते हैं, तो उस हवाले से हम समझते हैं कि नहीं, वो उस तरीके से वो केयर नहीं कर रहे। अच्छा, डॉक्टर जो है वो क्योंकि साइंटिफिकली या मेडिकली वो देखिए ना, वो आप किसी और तरह से जा रहे होते हैं। हम तो ये समझते हैं कि उनको फौरी तौर पे
वो जैसी जाएं तो उनको तमाम रिपोर्ट्स ये वो हो सकता है उनके पास एक तो एक पेशेंट नहीं होता, एक तो बहुत सारे लोगों का प्रेशर, उन्होंने वो सारी चीजें मैनेज करनी होती है। आप जिस कंपेन की बात कर रही हैं भरोसा कीजिए, ये बड़ी जबरदस्त है क्योंकि आपको डेफिनेटली उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमने जब वो डाटा देखा है कि अटेंडेंट्स जो है वो नॉर्मली वो एग्रेशन के शिकार होते हैं, नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमने डाटा देखा है वो ये देखा है कि सिर्फ अटेंडेंट्स की तरफ से नहीं है, अटेंडेंट्स तो डॉक्टर्स को करते ही हैं, डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं अपने पेशेंट के हवाले से, पेशेंट और डॉक्टर इसके हवाले से भी डाटा मौजूद है, और यहाँ तक कि डॉक्टर्स की तरफ से भी तशद्दुद का आपको पता है कि बिल्कुल एलिमेंट देखने में आता है। ये जो पैनिक सिचुएशन और कोविड स्पेशली जिस तरह वबा है, तो इसमें इन चीजों की पॉसिबिलिटी, इन चीजों की जो अकरेंस है वो ज्यादा हो जाती है। इसमें हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अटेंडेंट्स को भी और उनको भी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि हमारे एक भतीजा ही है, तो वो मोटरसाइकिल से गिरा, तो उसकी मतलब हेड इंजरी थी बहुत सीवियर किस्म की। तो वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट था वहाँ उसके पास 2 अटेंडेंट थे जो कि मेरे जानने वाले थे। वहाँ पे एक डॉक्टर आई, न्यूरोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने काफी सारा टाइम लिया और वो देखा। अब देखिए कि मुझे जब वो उसके 2 अटेंडेंट मिले तो दोनों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, अपना। अच्छा। एक मुझे है वकार भाई, वो आए थी एक खातून डॉक्टर की, लेकिन उसको पता कुछ नहीं था, काफी देर वो सर मारती रही, उसको कोई पता नहीं लगा, पता नहीं ये उसको समझ कुछ नहीं आया, बस ऐसी ही थी, वो चली गई। अच्छा, उसी सिचुएशन पे जो दूसरे वाला लड़का है वो जब मुझे मिला तो वो मुझे कह रहा था, एक डॉक्टर आई थी तो वो बड़ी जबरदस्त थी, उन्होंने बड़ा थॉरली देखा है और बहुत डिटेल के साथ और बड़ा अच्छा उन्होंने तवज्जो दी है। तो आप चेक करें कि एक ही जगह पे परसेप्शन जो है वो कितनी मुख्तलिफ है, ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ कि वो साहब जिन्होंने मुझे ये कहा कि उसको पता ही नहीं था, वो बैठी रही और वगैरह वगैरह, अगर उनको थोड़ा सा भी आइडिया होता है कि एमबीबीएस के बाद न्यूरोलॉजी की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, बिकॉज़ बहुत टफ है और हमारे पास बहुत कम अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान में, और वो जो खातून हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और किस लेवल तक उन्होंने जाने में उन्होंने क्या क्या किया, वो जिन पेपर को अगर उनको हल्का सा भी आइडिया होता तो खुदा कसम वो उठ के, तो मेरा मतलब है कि उनको सलाम पेश करते कि उन्होंने उनका एक मिनट जो है उनके लिए, उनके पेशेंट के लिए कितना कीमती। अब ये है हमारा जो जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है, तो कोविड रवैये को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं आपको कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि वो जो आपकी जो स्ट्रगल करके कितने चैलेंजेस के बाद स्टेज पर आए हैं, तो आप एक उनके बारे में स्टेटमेंट वर्डिक्ट नहीं दे सकते। मेडिसिन, सर्जरी, आपकी बॉडी, आपकी जितनी भी ह्यूमन बॉडी है, इसको कम से कम वो आपसे तो बेहतर समझते हैं, और वो जो भी कर रहे हैं हो सकता है वो आपके लिए हो क्या सकता है, मतलब यकीनन वो आपके लिए वो बेहतर ही होगा। वकार साहब, आपको नहीं लगता कि डॉक्टर्स के भी एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है? They shouldn't be that crude, मेरा ख्याल रूड नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसकी एक वजह ये भी है कि डॉक्टर्स के, वैसे मैं साइकोलॉजी की एक वजह बताने जाऊँ, वो हो सकता है बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करें, लेकिन एमबीबीएस में लिटरेचर पार्ट नहीं है। लिटरेचर और फिलॉसफी को मेरा ख्याल है कि एमबीबीएस के सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एम्पैथी डेवलप होती है ना जी, और हम आप बेसिकली यही कहना चाह रही है ना कि एम्पैथेटिक नहीं होते डॉक्टर्स हमारे यहाँ ज्यादा। हाँ जी, हम सबको भरोसा करने की जरूरत है एक दूसरे पे, और मेरा ख्याल है कि कोविड के दिनों में स्पेशली, और हमें इस बॉन्ड को जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि हमारी अच्छी मेंटल कंपैटिबिलिटी हो और प्यार इत्तेफाक से नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने वकार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और अब बात करेंगे आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वाओ, वो लोग जो कि माउंटेन से प्यार करते हैं, आज का दिन को दिन, आर यू माउंटेन लवर, आर यू माउंटेन पर्सन? नॉर्मली लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते, उनको मेट्रोपॉलिटन लाइफ या शहरी जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आई एम द पर्सन, और बहुत सारे लोग हैं जो कि पसंद करते हैं। इस वक्त जो रिसर्च है वो ये कहती है कि 15% जो दुनिया की आबादी है वो पहाड़ों में रहती है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर पहाड़ों में रहने वाले लोगों, उनके माहौल में मस्बत तब्दीलियां लाना है, और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2002 से बाकायदा तौर पर इस दिन को बैनुल अक़वामी तौर पर करार दिया, और 2003 से
हर साल 11 दिसंबर को बैनुल अक़वामी माउंटेन्स डे मनाया जाता है। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से वैसे अब जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनकी जिंदगी को शदीद खतरात लाक हैं। बिल्कुल, और बात करें जैसे जैसे कुराश पर माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं, पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं जिनमें से अक्सरियत की बात की तो वो गरीब तरीन अफराद हैं। उन अफराद को जिंदा रहने के लिए कड़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। आबो हवा गर्म होने का मतलब ये है कि पहाड़ों पर जो मौजूद ग्लेशियर्स हैं वो भी तेजी से पिघल रहे हैं। ये मसला दुनिया भर के लिए खतरा है क्योंकि इससे चंद साल में पीने का पानी बिल्कुल नायाब हो जाएगा और पहाड़ों की हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही पैदा करने के लिए इस दिन को बेसिकली मनाया जाता है, मुख्तस किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। और हम सब इस दिन के हवाले से ये थोड़ी सी एक रेजोल्यूशन करते हैं कि अपने जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। मजमूई तौर पर हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए और हम इसका एक ताकि ये ओवरऑल सोसाइटी पे या हमारे पूरी एक कह लें कुरान अर्ज पर ये अच्छा एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं। और कहते हैं कुरान के अंदर भी है कि जो पहाड़ है बेसिकली वो सुतून है, वो सपोर्ट है जमीन की, उसकी बेस के ऊपर जमीन खड़ी है। तो इन पहाड़ों की हिफाजत हमारा फर्ज भी है और पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज जिसके अंदर सबसे बेहतरीन बड़ी सिनेटिक ब्यूटी है। तो हमने इसको यकीनी बनाना है कि हम अपने पहाड़ों की हिफाजत करें। कुछ नहीं होते थे, टीचर से नाराज होकर फिर बददुआएं भी निकलती थी, लेकिन ओवरऑल इट्स इंटरेस्टिंग न्यूज, इट्स एन इंटरेस्टिंग न्यूज, न्यू थिंग। सो देखते हैं कि इससे मजीद क्या तब्दीली आती है। आगे बढ़ते हैं और आज एक और बहुत ही मारूफ शख्सियत, वो लोग जो कि उर्दू अदब से मुताल्लिक हैं, उसको पढ़ते हैं, उससे मुतासिर हैं, खदीजा मस्तूर को डेफिनेटली जानते हैं। मारूफ अफसाना निगार हैं और आज उनकी 53वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बिल्कुल, उनकी हालात ज़िंदगी और खिदमात के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। खदीजा मस्तूर की ज़िंदगी के हवाले से आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए और ओवरऑल उर्दू अदब के लिए वो यकीनी तौर पर याद रखी जाएंगी और असासा हैं उनकी जो तहरीरें हैं उर्दू अदब के लिए। प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब पहुँच ही गया है तकरीबन, और हफ्ता भी खत्म हो रहा है, दिन भी खत्म हो रहा है, 2 दिन अच्छी फीलिंग है। 2 दिन की छुट्टी है। अच्छा जी, हम पोल के रिजल्ट्स आपको बता दें। हमने आपके लिए पोल रखा था कि आपने बताना है कि क्या कोरोना के पेश नज़र अपोजिशन को जलसे जुलूस को चर्चे के लिए मंसूख कर देनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने भी अपील की थी। हमारे रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि 69% लोग कहते हैं हाँ मंसूख कर देनी चाहिए, जबकि 23% कहते हैं नहीं और 8% कहते हैं पता नहीं। अब मैं वैसे एक बात यहाँ पे करना बहुत लाजमी समझता हूँ कि अगले 2 दिनों के अंदर जो खास तौर पर के शहरी हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात हो सकती हैं अगर कंटेनर्स लग जाते हैं। हुकूमत से भी गुजारिश है, अपोजिशन से भी गुजारिश है, शहरियों की जिंदगी तंग मत कीजिए, पाकिस्तान में लोगों को काम करने दीजिए। अब शो हमें खत्म करना है, इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ देखने कल परसों। अल्लाह हाफिज़।